नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जय महादेव विद्याकुल में। बच्चों, काफ़ी दिनों बाद हम मिल पाए। तो जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाइए, देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे जुड़ चुके हैं। नमस्कार पीयूष वर्मा, स्वागत है आपका। रामकेश मीना, मनोज कुमार चौरसिया, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है। जोया, जोया बातें कर रही हैं, करो भाई करो। हम्म दिनेश कुमार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप सभी उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। रामदयाल गिरी, गुड इवनिंग। मतलब रिंकू गिरी, गुड इवनिंग। कैसे हो? और बच्चे भाई कहाँ पर हैं? जल्दी से जल्दी बच्चे जुड़ जाइए, क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि मेरी तबीयत खराब थी, अभी भी है, लेकिन ठीक है। तबीयत इतनी है कि मैं आपकी क्लास ले सकूँ, तो मैं ज़रूर आया आपके सामने। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है भाई। अरजीत, मैथमेटिक्स क्लास, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। दिनेश कुमार, राधे राधे बोल चुका हूँ मैं आपको। चलिए तो चलते हैं, क्लास की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्लास शुरू करने से पहले, ठीक है। वॉचिंग होने के बाद भी लाइक्स नहीं है, लेकिन ठीक है, मेरी भी गलती है भाई, कई दिनों से क्लास में भी तो नहीं आया। हेलो मनदीप। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ, यानी कि किन कसौटियों के आधार पर हम त्रिभुज को समरूप कहेंगे, ऐसी कुछ कसौटियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि बेसिक कंडीशंस होंगी कुछ, कि वो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो। तो सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। हमने जो पढ़ा था अभी तक वो ये है कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। हालांकि हमने ये बहुभुज बहुभुज के बारे में भी पढ़ा था, तो बहुभुज तो त्रिभुज भी है ना, तो त्रिभुज में भी अप्लाई होगा। दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी कि समानुपाती हो। लेकिन इसके साथ साथ एक और कंडीशन के बारे में मैंने आपको बताया था। वो कंडीशन क्या, जरा ध्यान से देखिए कि दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ध्यान रखना, दो समकोणिक त्रिभुज में, यानी कि समकोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं? दो त्रिभुज समकोणिक कब होते हैं? जब एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हों। अगर इसका ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है? समकोणिक त्रिभुज है। तो दो समकोणिक त्रिभुज में ये कह रहा है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर रहता है, यानी कि अगर संगत कोण बराबर हो ना तो भी हम समरूप कह सकते हैं, क्योंकि अगर संगत कोण बराबर है तो समकोणिक हुए, और समकोणिक हुए तो अनुपात तो बराबर होगा ही होगा इसके हिसाब से। तो दूसरी कंडीशन तो अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इसी आधार पर हम आगे प्रमेय पढ़ेंगे। न्यू स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है भाई अरजीत, आते रहिए इस तरह। ये रावण पंडित कौन है भाई? रावण पंडित, पीयूष वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बात समझ में आ गई ना? ये बताओ, बात समझ में आ गई यहां तक? आगे बढ़ते हैं। तो बस इसी आधार पर हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। तो इसी आधार पर हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं कि प्रमेय 6.3, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ये बात तो क्लियर हो ही गई होगी आपकी, इसीलिए त्रिभुज समरूप होंगे ही होंगे, ठीक है। देखो, उसी के आधार पर है ये, बिल्कुल जो हमने पढ़ा उन्हीं को मिक्स करके है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुज में यदि संगत कोण बराबर हो तो क्या होगा? वो दोनों त्रिभुज समकोणिक त्रिभुज हो जाएंगे। तो उनके क्या होंगे? उनके संगत भुजाएं क्या होंगी? एक ही अनुपात में होंगी, यानी कि समानुपाती होंगी। सीधी सी बात है। और इसी को समरूपता की ए कसौटी या कोण 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 कसौटी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। सर आपने 10 कमेंटी क्या नहीं लिया? 10th का मेंटी क्यों नहीं लिया, ये मतलब होगा आपका, है ना?
उसकी वजह थी मेरी तबीयत आपको पता चल रहा होगा बहुत खराब थी। ठीक है, अभी इम्प्रूवमेंट है तो मैं क्लास लेने आ गया। पूरी तरह तो सुधार नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट होते ही मैं आपसे मिलने आ गया था। ठीक है सुमित, मैंने पहले ही बताया, मेरे ख्याल से आपने मेरी बात सुनी नहीं, थोड़ा लेट आए हो क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। कम से कम तबीयत खराब में छुट्टी दे दिया करो टीचर को। आपके टीचर रहे तो आगे क्लास लेते रहेंगे, चिंता क्यों करते हो। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कोण कसौटी समरूपता की, या फिर ए बोल लो, अंग्रेजी में इसे एंगल 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 बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखना, यदि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर होता है, बात तो वही हुई ना। तो इसको हम समरूपता की ए कसौटी कहते हैं, ध्यान रखना, या कोण कोण कसौटी कहते हैं इसे समरूपता की हम। बात समझ में आ रही है? इसे समरूपता की हम कौन सी कसौटी कहते हैं, ए। हालांकि एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज और है ये दो त्रिभुज है, दोनों क्या है, समरूप हैं। ठीक है, मान लो नहीं है, चलो पहले मैं कोण के बारे में बता दूं कि ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, और ये कोण इसके बराबर है, तो क्या तीसरा कोण बराबर नहीं होगा? मान लो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, सीधी सी बात है। 40 तो नहीं, बहुत फर्क है। एक काम करो, थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, ये हो सकता है आपका 60, तो ये भी 60 बराबर। ठीक है, ये आपका मान लो हो गया 70, तो ये कितना होगा, ये भी 70 होगा। अब एक बताओ, जब ये 7 से 13 130 हो रहा जोड़ के, तो ये भी तो 130 ही होगा ना, और टोटल 180 होता है, बचा 50, तो ये 50 होना चाहिए इसमें, तो इसमें भी ये 50 होना चाहिए। और हर हालत में आप इसका कोई भी मान रखो ये दोनों बराबर, इसका कोई मान रखो ये दोनों बराबर, तो जोड़ के भी बराबर ही आएगा, यानी कि तीसरा कोण भी बराबर ही आएगा। ठीक है, होगा। हाँ, मेडिसिन ले लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आपकी आपकी दुआओं के लिए। ठीक है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, आप चिंता ना करें। घर में पड़े पड़े बच्चों और बीमारी हो रहा था मैं, तो मैंने सोचा कम से कम चलूं, क्लास लूं, थोड़ा सा बाहर निकलूंगा, मौसम अच्छा मिलेगा, शायद ठीक हो जाए। ठीक है, और नहीं आता यहाँ पर तो आप लोग कैसे मिलते, तो मतलब ये दुआएं कहाँ से मिलती है जिससे मैं ठीक हूँ। चलो भाई, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि चाहे ट्रिपल ए हो या डबल ए, की मतलब है दोनों का कोई खास फर्क नहीं है, बस दो कोण आपको मिल जाते तो भी आप कह सकते हो, तीसरे कोण की जरूरत नहीं पड़नी। ठीक है, आगे बढ़े, इसको सिद्ध और कर लेते हैं, चलो इसको सिद्ध कर लेते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसके आधार पर हम सिद्ध करते हैं इसे। दो त्रिभुज यहां पर मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना। एक त्रिभुज ये रहा आपका, और एक त्रिभुज, अब किसी को ना आता सिद्ध करना तो ध्यान से देखना। ठीक है, किसी को आता है तो आप रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूं समझाने के बाद आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो मैंने दो त्रिभुज बनाया, एक बना दिया मैंने यहां पर ए बी सी, और एक बना दिया मैंने डी ई एफ, किताब में जो नाम रखा हुआ वही नाम ले लिया मैंने। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया कि जितनी लंबाई इसकी है ए बी की, उतना ही मैंने यहां पर ले लिया। ठीक है, यानी कि कहीं यहां पर, और जितनी लंबाई ए सी की है ये, उतनी लंबाई मैंने यहां पर लेकर इसको मिला दिया। ठीक है, अब ध्यान सुनना, ये मैंने लिया P और ये लिया Q। ठीक है, यहां पर आपको पता है कि AB जो है DP के बराबर है। भाई AB DP के बराबर है क्योंकि हमने लिया है उतना, हमने कट ही उतना लगाया ना, हमने AB से नाप के कट लगाया है, और हमने फिर AC से नाप के ये वाला कट लगाया। ठीक है, AC से नाप के मैंने ये DQ वाला कट लगाया है। बात समझ में आ रही है? तो बराबर तो होना ही है। IPS ध्यान से मुझे ढूंढना, मैं रोज आता हूँ अब। वैसे तबीयत खराब को छोड़ दो, इस टाइम को छोड़ दो, लेकिन मैं रोज आता हूँ। ठीक है, रोज ही मिलूंगा, चिंता ना करो।
बस एक दिन हफ्ते में छुट्टी दे देना मुझे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो यहां पर क्या हुआ, अभी तक हम जानते हैं ये कोण जो है, ए जो कोण है ये डी के बराबर है, ठीक है। और ये वाली भुजा इसके बराबर है क्योंकि हमने लिया है, और ये वाली भुजा इसके बराबर है, हमने लिया। तो ये SAS जो आपकी सर्वांग समता की कसौटी थी, कक्षा 9 में पढ़ी थी आपने। ये तो पढ़ चुके ना, तो उसका प्रयोग तो हम कर ही सकते हैं। सर्वांग समता की कसौटी थी जो कक्षा 9 में आपने पढ़ी थी, वो क्या थी, SAS, यानी कि जब किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो। मैं फिर से बता दूं, जब किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं उसको अंतर्गत करने और उसको अंतर्गत करने वाला कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उसको अंतर्गत करने वाले कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं यहां से, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो ABC है, त्रिभुज जो ABC है ये क्या है, सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज DPQ के, ठीक है। ये बात तो यहां से सिद्ध हो जाती है, सर्वांग समता है जो क्लास 9 में आपने पढ़ी थी। समरूप नहीं, रामनारायण मौर्य, समरूप नहीं, सर्वांगसम। ये सर्वांगसमता की बात हो रही क्योंकि भुजाएं बराबर हैं यहां पर, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, यहाँ अनुपात की बात नहीं हो रही। हाँ ठीक है, समरूप भी होंगे वो अलग बात है, लेकिन हम जो सिद्ध करना चाहते हैं ना वो सर्वांगसमता से ही हो पाएगा फिलहाल। तो सर्वांगसम है, ये तो क्लियर है ना, ये बताओ पहले। ये इसके सर्वांगसम है, ये तो क्लियर है ना कैसे, ये कोण इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब सर्वांगसम होने की वजह से हम जानते हैं संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये कोण, ध्यान से सुनना, इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। बात समझ गए नहीं समझे। और पहले से ही आपको क्वेश्चन में BE बराबर दिया हुआ है, आपको क्या क्या बराबर दिया हुआ है वो देख लो। आपको बराबर क्या क्या दिया हुआ, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर कोण F। ये पहले से बराबर दिया हुआ है, यही नहीं लिखा है ना, देखो यहाँ प्रमेय में लिखा हुआ साफ साफ, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर दिए हुए हैं, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी किसी को। क्या बताऊं भाई, सर अफगानिस्तान देश को तो खत्म हो गया। ये आपके SST के टीचर से पूछो, ये उनका टॉपिक है, वो बताएंगे आपको। मेरी तो तबीयत इतनी से खराब है, सिर्फ न्यूज सुन रहा हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, जो न्यूज वाले बता रहे हैं वही जान रहा हूँ बस। तो बच्चों यहां तक बात समझ में आ गई। यहां देखो, संगत कोण बराबर दिए हुए थे, यानी कि कोण A कोण D के बराबर, कोण B कोण E के बराबर, कोण C कोण F के बराबर। अभी आपको जो मिला कोण B कोण P के बराबर मिल गया, और कोण B पहले से कोण E के बराबर जब है, तो आप ये बताओ ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हुए नहीं हुए, और ये दोनों कोण जब आपस में बराबर हुए तो ये रेखा इसके समांतर हुई नहीं हुई, जल्दी से मुझे इसके बारे में बताओ। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सुदीप कुमार, गुड आफ्टरनून। तो जल्दी से बच्चों आंसर करिए मेरी बात का, हुई या नहीं हुई, ये रेखा इसके समांतर हुई या नहीं हुई। चलिए मैं लिख के बताता हूँ कि चूंकि ये दोनों क्या है, समरूप है, समरूप कह रहा हूँ, सर्वांगसम है, तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से देखना, कोण जो B है, कोण जो B है वो बराबर होगा कोण P के, ठीक है। और कोण B जो है वो पहले से कोण E के बराबर है,
तो इससे आपको ये नहीं मिल रहा कि जो आपका PQ है वो समांतर है EF के, ठीक है। और जब ये EF के समांतर है, जब ये PQ EF के समांतर है, तो आप जानते हो कि आप इसे लिख सकते हो, पहली जो प्रमेय आपने पढ़ी थी, dP बट्टे में PE, भूल ना गए हो बस, और ये dQ बट्टे में QF, ठीक है, ये होगी। जिससे आप ये भी सिद्ध कर सकते हो, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सिद्ध करके भी दिखाया था, एक जोड़ के सिद्ध करना होता है पलट के, कि इसके बट्टे में ये और इसके बट्टे में ये उस प्रमेय के हिसाब से होता है। तो आप इसको सिद्ध कर सकते हो कि इसके बट्टे में ये पूरा, इसके बट्टे में पूरा, यानी कि dP बट्टे में DE और dQ बट्टे में DF आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे ये बन जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं dP बट्टे में DE बराबर, अब कैसे करना है इसे, ये मैंने सिखाया हुआ है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, DQ बट्टे में DF, DQ बट्टे में DF, ये हम कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे मैंने इसे सिद्ध किया, ऐसे ही भाई ये रेखा मैंने जो BC है, ये रेखा यहां पर लेकर इसे बनाया मैंने, मैं ऐसा भी कर सकता था कि इसकी लंबाई का नाप इधर से लेता और इसकी नीचे वाली की लंबाई का नाप इधर से लेता और रेखा ऐसे खींचता, और साथ के साथ मैं सिद्ध कर सकता था, जैसे यहां पर मैंने किया कि dP बट्टे DE, dP बट्टे DE, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर DQ, यानी कि ये, चलो मैं लिख देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं, DP आपका किसके बराबर था, AB के, तो मैं इसे लिख सकता हूं AB बट्टे, देखो AB बट्टे DE, ठीक है। और जो DQ था वो किसके बराबर था, AC के, तो मैं उसे वापस से इसे लिख देता हूं, तो AC बट्टे क्या हो जाएगा, AC बट्टे DF, ठीक है। DF पहले बट्टे में, देखो D बट्टे में है, DF बट्टे में है, ऊपर जो था जिसके बराबर था मैंने लिख दिया। और ये मिलने के बाद आपको क्या दिखता है यहाँ पर कि AB बट्टे में DE, AC बट्टे में DF आप सिद्ध कर चुके हो, बचा क्या, BC बट्टे में EF सिद्ध करना। तो बिल्कुल जैसे ये रेखा आपने, मतलब इन दोनों का कट इधर लगाया था, इस बार क्या करें, आप इन दोनों रेखाओं को ले ले, तो आप क्या सिद्ध कर पाएंगे, आप सिद्ध कर पाएंगे, दिखाता हूं मैं, यहां पर जैसे आपने सिद्ध किया कि AB बट्टे में DE, ठीक है, बराबर है AC बट्टे में DF, तो आप दूसरी तरफ सिद्ध कर पाएंगे AB बट्टे में DE, AB बट्टे में DE बराबर ये BC बट्टे में EF, ठीक है। इस वाली भुजा के लिए इस बार इसको छोड़ दें, ठीक है, तो आप ये सिद्ध कर पाएंगे। और इन दोनों से, इससे इससे और इससे आपको मिल जाएगा कि AB बट्टे में DE, AB बट्टे में DE बराबर BC बट्टे में EF, और तीसरा क्या है, AC बट्टे में DF, AC बट्टे में DF, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अकेला अहिर पावर, इसमें रिपीट करने की कोई चीज नहीं है। रिपीट करने का मतलब होता है, देखो जब ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, तो उसमें रिपीट की कोई बात नहीं होती। रिपीट का मतलब होता है वीडियो को दोबारा देख लें बस, और थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ध्यान से उस चीज को, जो मैंने बोला है, अगर आपको एकदम से कैच नहीं होता तो जो बोला उसमें पॉज करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आएगा समझ में। मुश्किल कोई चीज नहीं होती। आप क्लास के शुरू से, क्लास में थे भी नहीं शायद शुरू से, और ये क्लास तभी समझ में आएगी जब आपने मेरी पिछली क्लास ली होगी इस चैप्टर की, मतलब पिछली जो 2-3 क्लास हुई है, क्योंकि उसमें समझाई हुई चीज को मैंने डायरेक्टली यूज किया है यहाँ पर। देखो जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक चीज यही बता दूं, मैंने इस स्टेप से, ये वाला स्टेप जो लिखा है ना, ये पिछली क्लास में सिखाया कैसे आएगा, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, तो कैसे समझ में आएगा।
सीधी सी बात है, मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं उनको पढ़ा रहा हूँ जो बीच में किसी भी क्लास में आए। हाँ ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आप जो कहोगे वही होगा, बाकी पुराने स्टूडेंट भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा तो नहीं है ना। मैं तो उन्हीं बच्चों का होगा ना जो रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, तो क्लास सबके हिसाब से चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो प्रमेय है वो प्रमेय क्या है? अगली प्रमेय बच्चों ध्यान से देखना, उसका क्वेश्चन आंसर्स मैं लेकर आऊंगा अगली क्लास में, मजा आएगा क्वेश्चन आंसर करने में। प्रमेय निपटा लेते हैं आज तीनों। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, इस बार भुजाएं समानुपाती दी हुई हैं, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, इसमें उसका उल्टा करना है, यानी कि इसमें आपको भुजाएं समानुपाती दी हुई हैं, यानी कि फिर से अगर मैं यहां पर एक त्रिभुज डी ई एफ और एक त्रिभुज और ले लूं, और ये है आपका डी एफ, मैंने इसे ले लिया, इसे ले लो ए बी सी, इसे ले लो ए बी सी, और ये हो गया आपका डी ई एफ। और फिर से क्या करो, फिर से इसके बराबर का कट यहाँ लगाओ, ठीक है, ये यहाँ लग रहा कहीं, और ये ए सी के बराबर इधर ले लो, ये रहा, और इनको मिला दो, ठीक है, और इसको ले लो पी क्यू, इतनी सी बात। नमस्ते भाई, नमस्ते मिस्टर इंडिया, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो इसको बराबर ले लो। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कोण तो बराबर दिए नहीं है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आपको दिया हुआ है वो लिख देता हूं मैं पहले से, दिया है आपका ए बी बट्टे में डी ई बराबर, इसके अलावा आपको दिया है बी सी बट्टे में ई एफ बराबर ए सी बट्टे में डी एफ, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब आपको दिया है ए बी बट्टे में डी, बी सी बट्टे में ई एफ, ए सी बट्टे में डी एफ, और हम जानते हैं कि ए बी बराबर डी पी है, ए सी बराबर डी क्यू है, बस बी सी बराबर पी क्यू सिद्ध कर दें तो बात बन जाएगी, देख लेते हैं बाकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए बी के बदले हम लिख सकते हैं डीपी, यानी कि डीपी बट्टे में डीई, ठीक है, बराबर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा अभी, बीसी की, इसको लिख ले लेता हूं आगे सीधा, एसी के बदले में लिख सकता हूं डी क्यू, ठीक है, और बट्टे में डी एफ है, ज्यादा कुछ खास नहीं किया, आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ये इधर लिखा हुआ है और ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है, और ऊपर ए बी को मैंने डीपी लिख दिया है, ए बी को डीपी क्योंकि बराबर है, और ए सी को मैंने डी क्यू लिख दिया क्योंकि बराबर है, हमने लिया है बराबर, इसलिए बराबर है। समझे नहीं समझे? भाई ध्यान दो थोड़ा सा, मुझे भी रिस्पॉन्ड करो, यहाँ पर देखो, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आगे क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है कि डीपी बट्टे डी और डी क्यू बट्टे डी एफ पूरा का पूरा दिया हुआ है, यानी कि डीपी बट्टे पूरा, डी क्यू बट्टे डी एफ पूरा, तो आप जानते हो इसे भी उल्टा कर सकते हो, एक माइनस करके, इसे पलट के एक माइनस करके आप क्या सिद्ध कर सकते हो यहाँ पर कि डीपी बट्टे में पी बराबर डी क्यू बट्टे में डी एफ, ये कर सकते हैं, वही जो पिछले में किया, पिछले में उल्टा किया था, इसमें उसका अपोजिट कर रहे हैं बस। तो यहाँ पर डीपी बट्टे में पीई बराबर यहाँ पर डी क्यू बट्टे में क्यू एफ हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो पी क्यू है ना, ये समांतर हो जाएगा ई एफ के। बताओ भाई,
समांतर हो जाएगा? बोलो, समांतर हो जाएगा? हम्म। अब ये समांतर होने के बाद क्या होगा? अगर ये इसके समांतर है, देखो अनुपात से हमने समांतर सिद्ध किया है, समांतर होने के बाद क्या होगा? ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो आप यहां कह सकते हो, यहां कह सकते हो कि कोण P जो होगा ना, वो बराबर हो जाएगा कोण E के, और कोण जो Q है, Q ऊपर से कहूंगा मैं, यानी कि इस कोण की बात कर रहा हूं, इसके साथ, और ये कोण इसके साथ बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? कोण Q बराबर हो जाएगा कोण F के। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे बता के ही तो लिख रहा हूं इसे। ये रेखा समांतर है ना, इतना बेसिक नहीं पढ़ा अंकुश? समांतर रेखा वाली बात भी बताऊं मैं? भाई देखो, दो रेखाएं जब समांतर होती है ना, और कोई तिर्यक रेखा काटे काटे, तो ये संगत कोण बराबर होते हैं। ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये तिर्यक रेखा मान लो, तो ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, ये और ये भी तिर्यक रेखा हो गई, तो ये भी संगत कोणों का युग्म बना रहे हैं, तो ये भी बराबर हुए। ठीक है अंकुश, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो अब दो कोण बराबर हो गए, तो दो कोणों वाला तो हमने पढ़ ही रखा है, समरूप सिद्ध करने वाला, याद है? तो हम कह सकते हैं इस हिसाब से कि डीपीक्यू जो है डीईएफ के समरूप हो गया, दो कोण से, पता है ना? ये जो डीपीक्यू है वो डीईएफ के क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसके बाद वो भी कि इसीलिए इसीलिए जो त्रिभुज डीपीक्यू समरूप होगा किसके? त्रिभुज डीईएफ के। अब ये बात तो यहां से क्लियर हो गई कि ये त्रिभुज इसके बड़े वाले के समरूप है। अब मजे की बात ये सिद्ध करनी है बस कि ये जो दोनों त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज ये एक ही है, और एक ही कब होगा? जब बीसी पीक्यू के बराबर हो जाएगा नहीं, बस इतना ही रह गया सिद्ध करने के लिए कि बीसी पीक्यू के बराबर है। क्यों? क्योंकि ए बी तो ऑलरेडी डीपी के बराबर है, जो कि हमने लिया ही है, एसी ऑलरेडी डीक्यू के बराबर है, जो कि हमने लिया ही है, और हमने देखा कि हम इस त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर ही चुके हैं। तो बस अब ये दोनों त्रिभुज एक ही हैं, ये सिद्ध करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कड़ी रह गई है, वो है बीसी। बीसी पीक्यू के बराबर सिद्ध हो जाए किसी तरह। इससे क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे, यानी कि एक ही त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो ये उसके बड़े वाले के समरूप हो जाएगा, क्योंकि ये समरूप है बड़े वाले के। ठीक है, तो अब बीसी को पीक्यू के समरूप कैसे सिद्ध करें, ये है मतलब समरूप कह रहा हूं, बराबर, बीसी को पीक्यू के बराबर कैसे सिद्ध करें, ये है मसला यहाँ पर। ठीक है भाई, तो बढ़े आगे। समरूप, अंकुश बढ़िया कर रहे हो, मतलब मजाक मजाक उड़ा रहे हो क्लास में आके, क्लास का। आप अच्छी तरह जानते हो ये पहली क्लास की चीजें होती हैं। जब पहली क्लास होती है तो पहली क्लास आप देखो बनी हुई है, वहां आपको समरूप का मतलब समझ में आ जाएगा। मतलब तबीयत खराब है तो परेशान करने भी आ गए हैं, परेशान मत करो कम से कम। चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जाओ इंट्रोडक्शन में देखो, समझ में आएगा। ठीक है, समरूप वहां पता चल जाएगा क्या होता है, चेक मत करो ऐसे बीच में। चलो,
तो यहाँ पर डीपीक्यू डीएफ ध्यान देना, जो डीपीक्यू है डीएफ के समरूप हो गया। तो इससे क्या सिद्ध होगा, इससे सिद्ध होगा, मैं आपको बता देता हूँ, डीपी बट्टे डी लिख देता हूँ मैं, इसीलिए डीपी बट्टे में डीई बराबर बराबर एसी बट्टे में डीएफ, या बीसी बट्टे में, सॉरी बीसी कह रहा हूँ, पीक्यू बट्टे में ईएफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पीक्यू बट्टे में ईएफ बराबर डीक्यू बट्टे में डीएफ, डीक्यू बट्टे में डीएफ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए ये आपका सिद्ध हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, समरूप होने की वजह से मैं लिखा है कि इसके बट्टे में ये छोटे त्रिभुज की बजाय बड़े त्रिभुज की बजाय, छोटे त्रिभुज की बजाय बड़े त्रिभुज, ये छोटे त्रिभुज की ये बड़े, वही लिखा है मैंने वहां पर बट्टे में, यानी उनका अनुपात लिखा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों समरूप हैं, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके साथ साथ आपको ये दिया हुआ है, ध्यान से देखना। अब मैं चीजों को बदलने जा रहा हूं, अब मैं चीजों को चेंज करने जा रहा हूं। डीपी के बदले मैं लिखूंगा, मैं डीपी के बदले लिखूंगा, डीपी के बदले मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ए बी। ये ए बी बट्टे डी, ठीक है। और उसके बाद पी क्यू का तो अभी पता नहीं है, अभी कैसे लिख सकता हूं मैं, हाँ, लेकिन डी क्यू के बदले भी मैं ए सी लिखूंगा। यहां पर डी क्यू के बदले में ए सी लिखूंगा और यहां पर डी एफ, ठीक है। बचा क्या? बचा है आपका यहाँ पर पी क्यू और ई एफ। पी क्यू के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ? नीचे ई एफ है, ठीक है, और ई एफ यहाँ भी है, ध्यान से देखना, ई एफ ऊपर बी सी है, बस यहाँ पी क्यू और ई एफ, इसको नहीं चेंज करता। चलो अब इतना चेंज करने के बाद मुझे एक चीज मिल जाती है, ध्यान देना। अगर मैं इसको एक समीकरण मान लूँ 2, ठीक है, और इसको 1 मान लो, जो आपको पहले से पता है, तो दोनों में ध्यान से देखोगे ना, ए बी बट्टे डी, ठीक है, ए बी बट्टे डी, बढ़िया। ए सी बट्टे डी एफ, ए सी बट्टे डी एफ, वो भी बढ़िया है। और बी सी बट्टे ई एफ, और यहाँ पे पी क्यू बट्टे ई एफ। जब आप जानते हो ये इसके बराबर है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो इसी के बराबर ये भी है, तो तब बी सी जो है वो पी क्यू के बराबर हुआ है, हुआ है नहीं हुआ? क्योंकि उसका ही फर्क है, ये दोनों, ये ले लो और ये ले लो, आप देखोगे बी सी बट्टे ई एफ, या लिख दूं मैं पहले, बी सी बट्टे ई एफ पी क्यू बट्टे ई एफ के बराबर होना चाहिए। यहां मैं लिख के दिखा देता हूँ, बी सी बट्टे ई एफ पी क्यू बट्टे ई एफ के बराबर होगा। तो ई एफ से ई एफ कट के बी सी बराबर पी क्यू आ जाएगा। समझ गए होगे मेरी बात? वैसे बड़ी क्लास में हो, इतना समझते होगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वहां पर साइड में, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो ना, ये सब मैंने क्या किया है, मुझे पता है डीपी ए बी के बराबर है, लिख दिया मैंने, डी क्यू ए सी के बराबर लिख दिया मैंने, बचा क्या? ए बी, चलो बचा। अब मुझे दिख रहा है कि ए बी बट्टे डी के बराबर ये भी है और ए बी बट्टे डी के बराबर ये भी है, तो बट्टे में ई एफ दोनों के है, ई एफ से ई एफ कटा बराबर लिखने के बाद, और बी सी बराबर, तो भाई जो हमें करना था वो हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो बी सी है वो बराबर है पी क्यू के, यानी कि ये जो बी सी है पी क्यू के बराबर है। इसका मतलब अब कह सकते हो आप कि अतः त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जो है वो क्या है? सर्वांगसम है किसके? डी पी क्यू के, त्रिभुज डी पी क्यू के सर्वांगसम है, ठीक है। तो डी पी क्यू, चूंकि आपने देखा, चूंकि जो डी पी क्यू है वो डी ई एफ के क्या समरूप है, तो ए बी सी भी डी एफ के समरूप हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी या नहीं आई? जल्दी से मुझे बताओ।
बताओ भाई, जब डीपीक्यू डीईएफ के समरूप है और डीपीक्यू सर्वांगसम है किसके, एबीसी के, तो एबीसी भी समरूप हुआ ना उसके। बोलो भाई, बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। बच्चों सिंसियर बच्चों की तरह रिएक्ट किया करो, मतलब आप भी जानते हो क्लास चल रही है, बीच क्लास में आप यही से चीजें मत पूछा करो। मस्ती करना, आप भी बड़े हो रहे हो, समझदार हो, समझदारों की तरह ही क्वेश्चन पूछो। जैसे आप पूछते हो, जैसे इन्होंने पूछा था, क्या नाम है, अंकुश ने, कि सर समरूप क्या होता है। आप जानते हो मैं प्रमेय पढ़ा रहा हूँ, और प्रमेय पढ़ाने का मतलब है तीसरी क्लास होगी कम से कम, तो तीसरी क्लास में समरूप का मतलब तो नहीं बताऊंगा ना मैं, पूछने पे भी नहीं बताना चाहिए मुझे। अचानक से इतने सारे रिप्लाई, अच्छा क्लियर हो गया? नहीं आया, नहीं आया तो सुनो, मैं एक बार समझा देता हूँ मैंने किया क्या है, ठीक है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मैंने किया क्या है। आपको दिया हुआ है, देखो ये कह रहा है कि भुजाएं इसकी पहले से समानुपाती है, किसकी, इस त्रिभुज की और इस बड़े वाले त्रिभुज की। तो मैं यहाँ करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पर ये दो भुजाओं का अनुपात लेने वाला हूँ। देखो मैंने क्या किया था, इस लेंथ का यहाँ पर और इस लेंथ का यहाँ पर एक कट लगाया और इसको मिला दिया। तो हमें पता है ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तीसरी भुजा का हमें नहीं पता। अगर तीसरी भी पता होती तो ये सर्वांग हो जाता, होता है या नहीं होता? ये बात तो हो गई यहाँ पर क्लियर। चलो ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा डीपी बट्टे डी, यहीं से उठाया मैंने एक्चुअल में। ये जब मुझे दिया हुआ कि ए बी बट्टे में डी, और उसके अलावा बी सी बट्टे में ई एफ, और ए सी बट्टे में ये डी एफ हमें दिया हुआ है, ठीक है? तो मैंने उसमें से उठाया क्या, ए बी बट्टे डी, ए बी बट्टे डी, और इसको मैंने लिखा डीपी बट्टे डी। क्या दिक्कत है, ए बी डीपी के बराबर ही तो है, तो मैं ए बी के बदले डीपी लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है? तो डीपी बट्टे डी लिख दिया मैंने, देखो। और इधर एसी बट्टे डीएफ, एसी बट्टे डीएफ जो दिया हुआ था, तो मैंने एसी के बदले डीक्यू लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है, डीक्यू बट्टे डीएफ वही लिखा है, डीक्यू बट्टे डीएफ यहां से उठा के, ठीक है? ये लिखने के बाद ये मैंने पहले जो सिखाया हुआ है, ठीक है, वहां पर जाके आपको पता चलेगा कि इससे डीपी बट्टे डी से डीपी बट्टे पी कैसे आया। यानी कि यहाँ पर डीपी बट्टे डी जो है और यहाँ पर डीक्यू बट्टे डीएफ जो है, उसमें ये डीपी बट्टे पी और डीक्यू बट्टे क्यूएफ कैसे आया। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको पलट दोगे और एक माइनस कर दोगे, एक माइनस करके देखना पलट के अपने आप ही हो जाएगा, अगर आपको माइनस करना आता है तो, नहीं आता तो अलग बात है, ठीक है? आ जाएगा और वापस उसे पलट देना, यही रिजल्ट आपको मिलेगा। अब जब आपको मिल गया है कि डीपी बट्टे में पी और डीक्यू बट्टे में क्यूएफ, तो पहली थ्योरम जो मैंने पढ़ाई है वो थ्योरम तो दोबारा से यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना। तो उस थ्योरम के हिसाब से जो 6.1 थ्योरम है, कि जब कोई भुजा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, मतलब कोई भुजा कह रहा हूं, कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान पात में बांटे, जो कि बांट रहा है ये पी क्यू बांट रहा है, देखो डीपी बट्टे पी बराबर डी क्यू बट्टे क्यू एफ। कैसे डिराइव किया वो आपने देखा अभी। तो ये बांट रहा है तो इसका मतलब ये समांतर है, सीधी सी बात है, प्रमेय कहती है ऐसा, ठीक है? प्रमेय ऐसा कहती है, मतलब 6.2 प्रमेय है वो ऐसा कहती है। तो ये पी क्यू जो है ना, क्या हो गया, इसके समांतर हो गया। अब समांतर होने से ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर हो गया। अब दो कोण से ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप हो गया ना, समझो मेरी बात। ये जो छोटा त्रिभुज है डीपीक्यू और डीईएफ, ये समरूप हो गया ना। तो अगर डीपीक्यू जो त्रिभुज है ये एबीसी होता, तो इसका मतलब एबीसी डीईएफ के समरूप सिद्ध हो जाता। तो है नहीं क्या, है नहीं क्या, जरा देखें। ठीक है, ए बी डीपी के बराबर है, ए सी डीक्यू के बराबर है, हाँ ठीक है, लेकिन बीसी पीक्यू के बराबर है, ये भी सिद्ध नहीं हुआ है, बस ये कमी रहेगी। अगर ये भी बराबर हो जाए ना तो ये सर्वांगसम हो जाएगा, यानी कि ये दोनों त्रिभुज एक ही हो जाएगा, तो ये भी बड़े वाले के समरूप हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? क्योंकि एक ही हुआ ना, अगर ये, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण
इसके बराबर हो जाएगा अगर ये एक ही हुआ, लेकिन अभी गारंटी नहीं है क्योंकि ये भुजा इसके बराबर सिद्ध नहीं हुई। और जब ये बराबर हो जाएगा तो देखो दो कोण से ये समरूप भी सिद्ध हो जाएगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो बस उसी रेखा को बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, ये तो आपको दिया ही है। अब देखो क्या किया है आगे मैंने, समांतर तो आपको समझ में आ गया, आपने अभी यहां तक समझा मेरे साथ, समांतर है। अब समांतर है तो आपने देखा कि कोण, भाई ये तो मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही लिख दिया बस दिखाने के लिए, ठीक है, कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण आपको दिख ही रहा है साफ कि बराबर है, ठीक है। तो समरूप होगा, समरूप तक तो मैं बोल ही चुका हूं कि ये त्रिभुज इस बड़े वाले के समरूप होगा। अब जब समरूप होगा, सुनो मेरी बात, अब जब समरूप होगा तो इसकी भुजाएं अनुपात में नहीं लिख सकते क्या, कि डीपी बट्टे में डीई, पीक्यू बट्टे में ईएफ और डीक्यू बट्टे में डीएफ नहीं लिख सकते क्या? अब समरूप होने पे कोई मुझसे ये तो ना आएगा कि सर डीपी बट्टे में पी लिखेंगे ना, भाई वो समांतर रेखा वाला कॉन्सेप्ट है वो, समरूप नहीं। समरूप में क्या होता है, दोनों त्रिभुज की भुजाएं होती हैं जो अनुपात में होती हैं। तो डीपी तो ठीक है इस त्रिभुज की भुजा है, पी कौन से त्रिभुज की भुजा है, डीपी बट्टे में डी लिखो ना, क्योंकि ये त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। तो इसकी छोटे वाले की भुजा ये रही और बड़े वाले की भुजा ये रही, तो डीपी बट्टे में डी लिखूंगा ना मैं, और पीक्यू बट्टे में ईएफ और डीक्यू बट्टे में डीएफ, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो इसमें क्या गलती है, वही तो लिख दिया मैंने। देखो डीपी बट्टे में डी, डीपी बट्टे में डी, कहां गया, पीक्यू बट्टे में ईएफ, अब कहां गया, पीक्यू बट्टे में ईएफ, इसके अलावा डीक्यू बट्टे में डीएफ लिखा था मैंने, मेरा डीक्यू बट्टे में डीएफ लिखा, क्या दिक्कत है, अनुपात ही तो लिखे ही है समरूप सिद्ध होने बाद। समरूप तक आपको समझ में आ गया तो वो लिखने का मतलब भी समझ में आ गया होगा इसमें। इसके बाद मैंने क्या किया है, इसके बाद मैंने सिर्फ डीपी और डीक्यू को चेंज किया है। मैंने डीपी और डीक्यू को चेंज किया, किससे, भाई डीपी हम जानते हैं ए बी के बराबर है, जो कि हमने लिया था, तो हमने डीपी को ए बी लिख दिया ताकि कुछ कुछ ऐसा दिखने लग जाए, फिर देखेंगे हम फर्क क्या रह गया है, ठीक है, इससे मैच कर लेंगे ना हम बाद में। तो डीपी के बदले हमने ए बी लिख दिया, ये देखो डीपी के बदले ए बी लिख दिया, बस डी वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। पी क्यू ई एफ वैसे ही रहने दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसके बाद मैंने डी क्यू के बदले ए सी लिख दिया, ध्यान से देखो, डी क्यू के बदले ए सी लिख दिया, बाकी सब तो वैसे लिखा है, वही चीज तो है बिल्कुल, बस मैंने ये और ये चेंज कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद अब मैंने देखा पहला जो समीकरण था उसमें क्या था, ए बी बट्टे डी बी सी बट्टे ई एफ के बराबर था। इसमें मैंने देखा कि ए बी बट्टे डी पी क्यू बट्टे ई एफ के बराबर है। इसका मतलब यही है ना कि ये जो पी क्यू बट्टे ई एफ है और ये जो बी सी बट्टे ई एफ है, ये दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों ए बी बट्टे डी के बराबर है। ये भी इसी के बराबर, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, एक ही के बराबर दो चीजें आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। एक ही वस्तु के बराबर दो वस्तुएं आपस में भी बराबर होती हैं। मान लो आप में से दो लोग मेरी उम्र के हो गए, तो आप दोनों की उम्र भी बराबर होगी आपस में, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो जब आप देख रहे हो कि ए बी बट्टे डी यहां भी है, ए बी बट्टे डी यहां भी, अर्जुन की तरह देखो भाई, सिर्फ चिड़िया की आंख में, ये सब ठीक है, और भी चीजें हैं उस पर ध्यान देने, पहले जहां से आपकी बात सिद्ध हो जाए वहां तक देखो और वही उठाओ। तो मुझे दिख रहा है ए बी बट्टे डी यहां भी है, ठीक है, और बी सी बट्टे ई एफ है इसके बराबर, ए बी बट्टे डी यहां भी है और पी क्यू बट्टे ई एफ इसके बराबर है। इसका मतलब ये है कि बी सी बट्टे ई एफ और पी क्यू बट्टे ई एफ, बी सी बट्टे ई एफ और पी क्यू बट्टे ई एफ बराबर है, जिसमें ई एफ से ई एफ कटा तो आपको मिला बी सी बराबर पी क्यू, जो कि आपको चाहिए था। तो अब आपको मालूम है कि ये तो इसके बराबर है, पहले से ही मालूम है, अब नई चीज सिद्ध कर नहीं रहा मैं, तो इसको मत सोचना ये कहां से आ गया। ए सी बट्टे डी क्यू, इसको भी मत कहना कि कहां से हुआ, बी सी बट्टे पी क्यू जस्ट अभी भी कहा मैंने, ठीक है। तो ये दोनों सर्वांगसम हो गए, इन दोनों के सर्वांगसम होने का मतलब है कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण पहले से इसके बराबर है,
और ये कोण पहले से इसके बराबर है, इसका मतलब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ए ए समरूपता की कसौटी से क्या हो जाता है, समरूप सिद्ध हो जाता है। क्या अभी भी आपको समझ में नहीं आया? देखो ईमानदारी से बताना। बोलो भाई, समझ में आ गया? जल्दी बताओ बच्चों। चलो बढ़िया है, कम से कम समझ में आ गया। एक बार अपने आप सिद्ध करके देखना, इसे थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से सिस्टम से सिद्ध करके देखना, ठीक है? और ना हो ना, भूल जाओ तो दोबारा करो, तीसरी बार करो, जब तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, दिमाग में बैठ ना जाए कैसे हुआ, तब तक इसे करना, ठीक है? ताकि आगे जब क्वेश्चंस किए जाएं तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। यही कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया करो, नहीं तो आगे की क्लासेस में फिर पूछते हो कि सर ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, चीज़ें सारी बताई गई होती हैं, ठीक है? सर्वांग समता का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज हुआ है पिछली क्लास का, तो उम्मीद करता हूँ मैंने किसी को निराश नहीं किया कि किसी को ना समझ में आया और मैं छोड़ के चला जाऊँ। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तबीयत खराब होने की वजह से आज क्लास छोटी करनी थी, लेकिन छोटी कर नहीं पाया मैं किसी कोशिश करके भी, क्योंकि जब तक समझा ना लूँ मज़ा नहीं आता ना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। कल मिलते हैं 9th क्लास के साथ, फिर परसों आपसे दोबारा मिलेंगे, उसका बाद मल्टी क्लास भी चलेगी। अब तो मिलते ही रहेंगे, ठीक है? तो चलिए बच्चों, बस आप मनाते रहिएगा कि मेरी तबीयत दोबारा खराब ना हो। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।